नहीं, कॉन्सेप्ट क्या होगा? एक सिर्फ कौशिक का शायद रिप्लाई आया था या कशिश का भी आया था। अच्छा, फिर से रिक्वेस्ट है तुम लोगों से, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं यार बेटा, अपने मैसेज में जिसका भी कुछ नहीं चेक हो एक्सेप्ट कशिश। कशिश का मुझे पता है मैंने क्या क्या नहीं चेक किया है, तो जिसके भी क्वेश्चन वगैरह चेक होने को रह जाते हो वो मुझे पिंग कर देगा एक बार, तो ऊपर आ जाएंगे तुम लोग के मैसेज। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ सी चेन को आइडेंटिफाई करेंगे। नेचुरली सिंथेसाइज वुड बी इनएक्टिव, दैट्स वाई सी चेन वहाँ प्रेजेंट होगा मैथली। तो सी चेन को ऐसे करने के लिए एक मेथड होता है सी पेप्टाइड एसिड। नोट डाउन कर लो मेथड का नेम, सी पेप्टाइड एसिड। सी पेप्टाइड एसिड, जब आप सी पेप्टाइड ऐसे करोगे, ठीक है, तो उससे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कितने प्रो इंसुलिन प्रेजेंट है, मतलब कितने आपके सी पेप्टाइड प्रेजेंट है। तो उससे आपको पता चल जाएगा अमाउंट ऑफ नेचुरल सिंथेसाइजिंग इंसुलिन एंड अमाउंट ऑफ इंसर्टेड इंसुलिन जो इंजेक्शन के थ्रू गया। और किसी को कोई क्वेरी इन सब पोर्शन से? ये सब हो गया कंप्लीट? ह्यूमिलीन वाला डेटा भी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये नोट डाउन करके रखना सब लोग। हाँ, लास्ट में ये हम लोग थोड़ा सा प्रोसेस में मैंने बोला था नॉर्मल आरडीटी की जो टेक्नोलॉजी थी वही यहाँ पे फॉलो होगी। तो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ में आ गया? दो मेथड यहाँ पे मैंने दो फिगर इंसर्ट किए थे, एक नॉर्मल इंसुलिन बनते हुए, ठीक है, नॉर्मल आपने इंसुलिन को प्लास्टिड में इंसर्ट किया है और वहाँ से आइसोलेट करके एक सिंपल सा फिगर है, और एक में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बीटा गैलेक्टोसाइडेज वाला था, क्योंकि तुम लोग पढ़े हुए हो बीटा गैलेक्टोसाइडेज, इसलिए मैंने ये यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। जस्ट एक साइट आप दे रहे हो, ये भी सेलेक्टेबल मार्कर की तरफ वर्क करेगा, आपको पता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन सेलेक्टेबल मार्कर की तरफ वर्क करेंगे उसके नियर बाई। ठीक है, यहाँ पे इंसर्शन इनएक्टिवेशन हुआ है क्या? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हुआ है क्या इस प्रोसेस में? ध्यान देना, ये जीन है, दिस वन इज जीन एंड दिस इज पेप्टाइड, ठीक है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। यहाँ पे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन की प्रोसेस हुई है क्या? इफ आई एम कंसिडरिंग इट एज अ सेलेक्टेबल मार्कर। चैट बोर्ड नहीं शो हो रहा है, एक मिनट। नहीं हुई है, ठीक है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन नहीं हुआ है, जस्ट आपने उस मार्कर को कैसे यूज किया है, उसके कंटिन्यूएशन में आपकी ए चेन और बी चेन की सिंथेसिस हुई है, ठीक है। उसके बाद आप वहाँ पे ब्रेक डाउन करके, ठीक है, क्लीवेज करके आप वहाँ पे अपने ए चेन को आइसोलेट कर सकते हो और बी चेन को आइसोलेट कर सकते हो। क्लियर? ठीक है, तो इससे फिर आप इन दोनों के बीच में डाइसल्फाइड ब्रिज बना दोगे, तो फाइनली आपका ह्यूमिलीन बन जाएगा। ध्यान रखना, ह्यूमिलीन बन रहा है। क्लियर? इंसुलिन इज नेचुरल, ह्यूमिलीन इज सिंथेटिक। क्लियर बेटा? आगे बढ़े। इस पोर्शन से किसी को कोई क्वेश्चन? सबका कंप्लीट हो गया या नहीं? फास्ट रिप्लाई करो जरा, कौन कौन है? अश्लेषा, खुशी, खुशी बेटा आपका कंप्लीट हो गया। श्रुति, स्नेहा, वैदेही, कंप्लीट हो गया सबका?
कोई डाउट तो नहीं चल रहा है इस क्वेश्चन में? वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, आगे बढ़े, हम नए टेक्निक की तरफ चलें। अच्छा, यहाँ पे मैथिली उस दिन कोई एक क्वेश्चन था, मैं बार बार सोच रही हूँ, वो मुझे याद नहीं आ रहा। मैथिली है क्लास में? मैथिली अभी तो थी। हाँ मैथिली, उस दिन एक क्वेश्चन था, तुम पूछ रही थी कुछ, मैंने बोला ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं बताऊंगी। निमेटोड के केस में था कुछ, याद है? पूछ लेना उसको यहाँ पे, या मैसेज कॉल पे पूछ लेना, लिख देना बेटा चैट में, मैं देखती हूँ। अभी आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो स्टेप बस आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए भी स्टेप ध्यान में रखने हैं। सब में आरडीटी चल रहा है। आरडीटी अगर आपकी फर्स्ट चैप्टर जो बायोटेक्नोलॉजी का था वो सारा चीज़ क्लियर है, तो ये सब इसके पीछे की थ्योरी मुझे कुछ भी समझाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन, एंड देन पैकेजिंग, ये वाले पॉइंट्स जो कल या परसों मैंने नोट शेयर किया था, उसमें मैंने ये पीपीटी इंसर्ट की थी, इसको आप एक बार पढ़ लेना। ठीक है बेटा, इसमें ये सी पेप्टाइड वाला जो कॉन्सेप्ट है ये पढ़ लेना, BCA सीक्वेंस पढ़ लेना। ठीक है, एंड जस्ट फ्लो चार्ट को पढ़ लेना। फ्लो चार्ट को पढ़ लो, तुम्हारे जो क्वेश्चन आएंगे वो यहीं से आ जाएंगे। सिर्फ ये जैसे इस साल आया डाइसल्फाइड ब्रिज, तो इंसुलिन से अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तो ह्यूमिलिन से रिलेटेड आ सकता है। ठीक है, SI से रिलेटेड आ सकता है। ब्रिज तो अब नहीं आएगा, ये तो पता है, लेकिन बाकी क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ से, तो ध्यान से इसको पढ़ लेना एक बार। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज जीन थेरेपी। एज द नेम इंडिकेट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द जीन थेरेपी? क्या समझ में आ रहा है जीन थेरेपी से? एनसीईआरटी में भी रीड कर ली होगे हो सकता है अब तक, तो क्या समझ में आ रहा है? जीन थेरेपी इज व्हाट? फास्ट रिप्लाई करो बेटा। जीन थेरेपी मीन्स क्या? किस चीज़ की थेरेपी यहाँ पे की जाए और किस तरीके के डिजीज को टारगेट कर सकते हैं हम लोग? Am I audible? Correction in faulty gene technique that use gene to treat or prevent disease. Okay, how are both sense and antisense both prevail? Do both strands undergo transcription? Yes, yes, yes. एक मिनट आता है। Correction of gene defect, correction in faulty genes, sometimes lagging. ठीक है, मीन्स किस डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? जेनेटिक डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो जेनेटिक डिसऑर्डर जो इनहेरिटेड हो रहे थे, हम उनको चाहें तो हम उनको जीन थेरेपी से रोक सकते हैं, इंक्लूडिंग सिकल सेल एनीमिया, कीटोन्यूरिया। ठीक है, ये सारे डिजीज जो SCID आप लोग देख, इसमें हम लोग को इंक्लूड करना पड़ेगा अभी अपने बुक के अकॉर्डिंग। तो उस सब चीज़ों में ओके, वॉइस फ्लक्चुएट हो रही है, नेट तो प्रॉपर आ रहा है। अभी ठीक है क्या? ठीक है बेटा, तो मतलब हम लोग जीन थेरेपी के थ्रू जीन डिफॉल्टेड जीन को सिंपली रिमूव कर दे और न्यू जीन को इंसर्ट कर दे। जस्ट आपको अपनी सोच से ही बताना है कि ये हम किस किस केस में कर सकते हैं, मतलब किस किस स्टेज में हम कर सकते हैं। एक पूरा आपने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ लिया, आपने इनहेरिटेंस पढ़ा है, आपने डिजीज भी पढ़ लिया। नाउ इट्स अ टाइम टू ट्रीटमेंट।
आप एक टेक्नोलॉजी यूज करके उसको ट्रीट करने जा रहे हैं। अपने माइंड में कॉन्सेप्ट लाओ कि डिजीज कैसे हो रही थी, डिजीज कैसे इनहेरिट हो रही थी, आप किस किस तरीके से ट्रीटमेंट करोगे तो उसको एक जनरेशन में क्योर कर लोगे, किस तरीके से ट्रीटमेंट करोगे तो उसको हमेशा के लिए क्योर कर लोगे, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। इस चीज का रिप्लाई करो मुझे। क्वेश्चन ये है कि जीन थेरेपी मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ, आपको ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी, ऑन द बेसिस ऑफ इनहेरिटेड टेक्नोलॉजी जो आपने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। जस्ट सपोज यू आर अ डॉक्टर एंड यू आर गोइंग टू ट्रीट अ जेनेटिक डिसऑर्डर, तो इन विच परस्पेक्टिव यू ट्रीट द डिजीज, दैट्स व्हाई it should be cured in one generation or it should be cured for जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो आप कब कब कहाँ कहाँ ट्रीटमेंट कर सकते हैं और हाउ इज इट पॉसिबल। ओके, ठीक है। गैमेट और जाइगोट, श्रद्धेश थोड़ा सा और सोचो। गैमेट और जाइगोट, कौशिक रिप्लाई करो बेटा। जाइगोटिक ट्रीटमेंट परमानेंट क्यों? जाइगोट इज अ सोमैटिक सेल और गैमेटिक सेल, कुछ डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, जर्म सेल है या सोमैटिक सेल है? जाइगोट में किस तरीके का डिवीजन होता है? परमानेंट क्योर फॉर वन जनरेशन, परमानेंट क्योर फॉर मल्टीपल जनरेशन, माइटोसिस होता है। तो माइटोसिस करके आप कितने जनरेशन तक क्योर कर सकते हो मैथिली? कौशिक बेटा और सोचो जरा। श्रद्धेश, कशिश, श्रुति, खुशी, सोचो सोचो। चलो ठीक है, आ जाओ अभी वापस। देखो, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में अगर आपने ट्रीटमेंट किया या किसी को डिजीज हो चुकी है, जैसे अभी एक मूवी आई थी प्रियंका चोपड़ा की थी, उसमें वो जो सुपर स्टार वाली हीरोइन है, जो सिंगिंग वाली हीरोइन है, वो उसमें SCID से इन्फेक्टेड थी। किसी ने देखी है वो मूवी? उस मूवी में SCID दिखाया है, उसको इम्यून डिजीज रहती है, ठीक है, बहुत सेंसिटिव रहती है, तो उसको पूरा ट्रीटमेंट फॉरेन में चलता है एंड वही उसकी सेक्रीफाइस की और रियल स्टोरी है वो। आयशा, शी वॉज अ पब्लिक स्पीकर एक्चुअली, ठीक है। 15 साल की एज में उसकी डेथ हो गई थी और जस्ट ड्यू टू साइड इफेक्ट ऑफ द ट्रीटमेंट उसकी डेथ हुई थी। SCID से तो उसको क्योर कर लिया गया था, जीन थेरेपी उसके ऊपर हुई थी। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, आप अगर एक इंडिविजुअल के बनने के बाद, जैसे सपोज एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में आपने ट्रीट किया, तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में आप ट्रीट करो या किसी के बनने के पूरी बॉडी बनने के बाद आप ट्रीट करो, तो आपको एक टाइम टू टाइम उसकी एक लिमिट है। जैसे वहाँ सपोज इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व है, तो लिम्फोसाइट सेल्स की एक लाइफ साइकिल है, उनको आपने ट्रीट किया, वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है, वो खत्म हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय होंगे, फिर से आपको ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। तो हर एक रेगुलर इंटरवल पे आपको ट्रीटमेंट देना होगा। लेकिन गैमेटेंजियल स्टेज पे, गैमेट फॉर्मेशन में आपने अगर मेल गैमेट और फॉल्टी मेल गैमेट और फॉल्टी फीमेल गैमेट को ट्रीट कर दिया, अब उससे जो जाइगोट बनेगा,
ठीक है, ध्यान से सुनो, जाइगोट और एम्ब्रियोनिक डिफरेंट हो गया, वहाँ माइटोसिस होगी, वहाँ पे आप ट्रीटमेंट करोगे तो वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन नहीं जाएगा। गैमेट लेवल पे, जर्म लाइन पे जब आप करते हो ट्रीटमेंट, जीन थेरेपी करते हो, तो फिर वहाँ पे वो आप क्योर कर दिया। अब आपका जो जाइगोट बनेगा दैट शुड बी अ हेल्दी जाइगोट। क्लियर है? ठीक है, तो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ जीन थेरेपी? जस्ट सिंपली एक थेरेपेटिक ट्रांसजीन है, इसको आपने इंड्यूस करा दिया, किसमें? जिस जगह पे इन्फेक्शन कॉज होने के, जिस डिजीज के आपके चांसेस है कि वहाँ पे फॉल्टी जीन है और वो डिजीज कॉज करेगा, तभी वो जेनेटिक डिसऑर्डर है। ठीक है, तो हमें इसको क्योर करना है, तो इस फॉल्टी जीन को हमने कट करके निकाल दिया और हेल्दी जीन जो ट्रांसजीन से बना है उसको वहाँ पे इंसर्ट कर दिया। अब ये आपको केसेस आगे मैं बताती हूँ कि ये आपने सोमा सेल में किया तो कैसे ये काम करेगा, आपने जर्म सेल में किया तो कैसे काम करेगा। ठीक है, बट बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि जर्म सेल में अगर हमने कर दिया तो वो मेल गैमेट में अगर फॉल्टी जीन था तो वो फीमेल गैमेट से फ्यूज करेगा, उसके पहले ही उसका ट्रीटमेंट हो चुका है। अब जो भी जाइगोट बनेगा वो हेल्दी बनेगा, वो जितना आगे डिवाइड कर पाएगा वो हेल्दी बनेगा। ठीक है, जाइगोट लेवल पे भी पॉसिबल है ये, बट अभी जो है क्लैरिटी वो आ रही है हमको जर्म सेल पे ही आ रही है। ये अभी तक जो अचीवमेंट हो रही है वो जर्म सेल्स पे। तो नाउ व्हाट इज जीन थेरेपी? आई थिंक तुम सबको समझ में आ गया जीन थेरेपी क्या है। जो भी हमने जेनेटिक डिसऑर्डर्स पढ़े हैं सारे, उनमें हमने पढ़ा है कि या तो क्रोमोसोमल एबरेशन हो रहा है, म्यूटेशन हो रहा है, या क्रोमोसोमल नंबर में चेंज है। ये हम बेसिकली इसमें हम उन डिजीज को टारगेट करेंगे जो इनहेरिटेड हो रही हैं और मोस्टली क्रोमोसोमल एबरेशन है। मैं पूरा लिस्ट ऑफ डिजीज दे दूंगी जिन पे जेनेटिक जीन थेरेपी हो चुकी है, अभी बहुत ज़्यादा नहीं हुई है अपने इंडिया में। आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली 12 ही है जो नोन है। यहाँ पे कहीं पे दिया हुआ है पैरामीटर। ठीक है, टोटल 12 एमंग 30 में अपने यहाँ यूज़ हो रही है। तो इन सारी चीज़ों में आपको ध्यान ये रखना है कि जो जेनेटिक डिसऑर्डर है वो इनहेरिट हो रहे थे, उनको हमें इनहेरिटेंस से बताना है। या तो वो हो जाएगा तो आपको मेडिसिन देना है, वो हमें वहाँ पे एक्ट करना है। हम टेक्नोलॉजी से वहाँ पे एक्ट कर रहे हैं कि वो डिजीज हो ही नहीं। ठीक है, जीन थेरेपी गिव्स पेशेंट्स अ हेल्दी वर्जन ऑफ अ डिफेक्टिव जीन। सेल हैज डिफेक्टिव जीन, सेल के पास डिफेक्टिव जीन है, इस डिफेक्टिव जीन को हमने अलग कर दिया, हेल्दी जीन को इंट्रोड्यूस कर दिया, सेल फंक्शन रिस्टोर। ठीक है, इसकी जगह ये वाली जीन फंक्शन करने लगी। ठीक है, इस वाले फिगर से ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। जस्ट ये वाला पोर्शन आपका क्या है, डिजीज पोर्शन है। डिजीज कॉजिंग जीन को हमने कट करके निकाल दिया और जो इनका सेगमेंट बचा है उसको फिर से एक हेल्दी जीन से, थेरेपेटिक जीन से जोड़ दिया। अब नाउ ये पूरा जो रहेगा वो हेल्दी होगा। और इन केस ये वाली थेरेपी जब पूरी आपके वर्ल्ड वाइड और कई डिजीज के लिए हो जाएगी सक्सेसफुली, तो आपको बहुत सारी ऐसे डिसऑर्डर जो लाइफ थ्रेटनिंग है, जैसे मैंने तुम्हें बताया था मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, अगर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है तो वो आगे जाएगी ही जाएगी। ये सब ऐसे डोमिनेंट डिजीज हैं कि इनका कोई क्योर नहीं है। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल जो इनको डिसऑर्डर है वो आगे ट्रांसमिट होगा, या तो ये जिसको है वो सर्वाइव ही नहीं करेगा, या तो ऑब्वियसली ये अपने रिप्रोडक्टिव स्टेज तक नहीं जाएगा तो नेक्स्ट जनरेशन नहीं आएगी। समझना है इस चीज़ को, ये रिप्रोडक्शन जब करेगा ही नहीं, इसके अंदर रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी आई नहीं, इसकी लाइफ इतनी नहीं होगी, तो ये नेक्स्ट जनरेशन को नहीं देगा। अगर हो रहा है तो ये डोमिनेटिंग ट्रेट रहेगा, ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट होगा। इज इट क्लियर? ठीक है, ये SCID की 4 इयर्स की जो मेंशन है हम लोगों के बुक में, उसी का फिगर है। रिसर्च का मतलब रिसर्च में ये फिगर यूज भी होता है और आप लोगों को गूगल पे भी मिल जाएगा। तो आप इसमें देख रहे हो कि इतनी इम्यून सिस्टम इसका जीरो है, अप्रॉक्सीमेटली जीरो है। तो आप किसी भी, अब जैसे मैंने तुम लोग को कई बार बताया, हमारी बॉडी डेली लड़ती है, डेली डेली हम लोग कई कोरोना वायरस जैसे वायरसेस से लड़ रहे हैं और हम हेल्दी हैं क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम वर्क कर रहा है, हमारा बैक्टीरिया जो हम पे अटैक कर रहे हैं उससे हमें वर्क। लेकिन ऐसे लोग जिनको इम्यून सप्रेशन ही है, एकदम जीरो है या बहुत मिनिमम है, उनको बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव, उस मूवी को तुम लोग देखोगे तो अब उसमें तो
मूवी मिर्च मसाले वाली भी बात है, लेकिन उसमें जस्ट देखोगे तो प्रियंका चोपड़ा की पूरी लाइफ दिखाया, द स्काई इज पिंक शायद नाम है उसका। उस मूवी में पूरी लाइफ उसकी चली जाती है सिर्फ अपनी बेटी के इर्द गिर्द इन्वायरमेंट क्रिएट करने में, मतलब उसके मेड उसको जहाँ से उसकी जर्नी स्टार्ट हुई थी तो हमेशा वाइफ वगैरह किए रहती थी, पूरा एक आइसोलेटेड रखी हुई है, बाहर निकलती है तो इसी तरीके का पॉली बैग उसके ऊपर लगा के निकलती थी। तो ये सारी चीज़ें मतलब क्यों, क्योंकि नॉर्मल जो इंटरैक्टिव जो हम दिन भर इंटरैक्ट कर रहे हैं, ऐसे भी वायरस और बैक्टीरिया इन लोगों से अगर इंटरेक्ट करेंगे तो उनमें क्या हो जाएगा, कॉज कर जाएगा, ठीक है, डिजीज कोई भी। अब ये जो जो भी आपका इम्यून सप्रेशन डिजीज मतलब इम्यून रिलेटेड डिजीज होता है बेटा, इसमें आप एक चीज कॉमन याद रखना कि किसी इंसान की डेथ किसी उस डिजीज की वजह से नहीं होती है, जैसे सपोज HIV, ठीक है, तो HIV भी आपका ऐसा नहीं होता कि HIV कोई डिजीज है, ठीक है। तो SCID बेसिकली क्या है आपकी, सीवियर कंबाइंड जो इम्यूनो डिफिशियंसी, ये इसका फुल फॉर्म है SCID का। और इसमें क्या होगा, आपको कोई भी अलग बैक्टीरिया वायरस के अटैक करने से किसी और डिजीज की वजह से आपकी डेथ हो जाएगी। आपका इम्यून सिस्टम एकदम वीक है, आपको नॉर्मल फ्लू से भी डेथ हो सकती है, आपकी हार्ट बीट हाई हो सकती है, आपको न्यूरोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम हो सकता है, आपको सिंपल इन्फेक्शन हो, सिंपल किसी भी छोटे से एक कॉज की वजह से लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। क्लियर। तो ऐसे बेसिकली इन डिजीज को क्या कहते हैं, एक ग्रुप ऑफ डिजीज सिंड्रोम टाइप से हम लोग स्टडी करते हैं। क्लियर। तो सेम वे में आपने एड्स से सुना होगा, एड्स ऐसा कोई डिजीज नहीं है, एड्स क्या है, पूरा एक सिंड्रोम है। अरे एक मिनट बेटा वेट करना तुम लोग। मेरी आवाज जा रही है अभी? यार तुम्हें तो चैट बोर्ड नहीं दिख रहा मुझे। यस मैम, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम कुछ लोगों को कोरोना वायरस होकर भी चला गया। बिल्कुल बिल्कुल। और हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी, कोरोना का कोई ट्रीटमेंट नहीं, अभी हम इसी में आ जाएगा वो भी कॉन्सेप्ट कि कोरोना क्या है। कोरोना भी एक्चुअली क्या है, एक RNA जिसका सीक्वेंस है, एक ऐसे वायरसेस जिनके सीक्वेंस और जिनकी वैक्सीन पता थी, उसी RNA सीक्वेंस में म्यूटेशन हो गया, ठीक है। जो हम लोग मोलिकुलर डायग्नोसिस इसके बाद नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे उसमें वो आ जाएगा, जो आप देख रहे हो PCR वगैरह हो रहा है वो उसमें इंक्लूड रहेगा। अभी वॉइस वगैरह क्लियर है ना बेटा? ओके, ठीक है। तो आप बेसिक सी एक फ्लो चार्ट देख रहे हो यहाँ पे, ट्रांसड्यूट विथ लैंटीवायरल। अब ये आपको एग्जांपल दिया जा रहा है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग जरा और सोचो, देखो सोच लो सारी चीजें तो बहुत इजी है, उसके बाद आप पढ़ लोगे सब समझ में आ जाएगा। जस्ट मुझे बताओ, ह्यूमन में किसी डिजीज को हमें ट्रांसफर किसी हेल्दी जीन को ट्रांसड्यूस कराना है तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, कौन सा वेक्टर यूज करें, कौन सा जो कैरियर है वो यूज करें, बैक्टीरियल होगा, वायरल होगा, बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, किस तरीके से हम उसमें ट्रांसड्यूस करा पाएंगे, किस तरीके से हम हेल्दी जीन को इंसर्ट करा पाएंगे।
कौन सा कॉन्सेप्ट इसके पीछे आ रहा होगा, जरा सोचो। बेटा एक्टिव रहो फटाफट। Genetic material is compactly arranged in germ cells. We cannot identify chromosomes. So how can we make change in gamete? बेटा ये सब इसके पीछे जीन सीक्वेंसिंग होती है। आपको जीन का सीक्वेंस पता होता है, आपको फॉल्टी जीन पता होती है किस क्रोमोसोम पे है, कहाँ है उसका। आप हर सारे क्रोमोसोम की साइज अलग है, सारे क्रोमोसोम के पैरामीटर्स अलग हैं, तभी तो क्रोमोसोमल टेस्ट होते हैं ना जेनेटिक डिसऑर्डर को आइडेंटिफाई करने के लिए। वायरल वेक्टर, करेक्ट, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि वायरस के पास जो प्रॉपर्टी है वो हमारे जीन में जाके वो हमारे अंदर आएगा, पहले हमारे बॉडी में आ रहा है, हमारे सेल में आएगा, फिर हमारे सेल के डीएनए के बीच में इनकॉर्पोरेट होके कहीं अपने मैकेनिज्म को हमारे डीएनए से करवाएगा, ठीक है। प्रॉपर हाईजैक वाला फिनोमेना, हाईजैक करके हमारी ही मशीनरी को, हमारे राइबोसोम को, सब कुछ साइटोप्लाज्म कंटेंट राइबोसोम सब कुछ यूज करेगा, सिर्फ उसका आरएनए आ रहा है। और इसी आरएनए के अगेंस्ट में जो हमारा नेचुरल डिफेंस सिस्टम है दैट इज आरएनएआई, दिस इज वन ऑफ द डिफेंस सिस्टम, ठीक है बेटा। तो हमें ये पता है कि वायरस जीन में या वायरस जीनोम हम कह लें, उसमें कुछ ऐसे सीक्वेंसेस हैं, ध्यान से सुनना, ये प्रिंसिपल है जीन थेरेपी के, उसमें कुछ ऐसे सीक्वेंसेस हैं जो बाइंड कर सकती हैं, इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं नेचुरली। हम अब अंदर टेक्निक नहीं यूज कर रहे हैं, हमने ये देखा कि नेचुरल इन्वायरमेंट में वायरस के पास ऐसी कैपेसिटी है कि वो हमारी बॉडी में इंसर्ट होके हमारे सेल के अंदर हमारी ही मशीनरी को हाईजैक कर लेते हैं और फिर अपना डिजीज कॉज करते हैं। सेम वे में हमने वायरस के जीन को जो डिजीज कॉज करने वाले थे उनको हटा दिया और वहाँ पे अपना हेल्दी जीन इनकॉर्पोरेट कर दिया, और वायरस के पास अभी भी उसके जीन में वो प्रॉपर्टी है कि वो हमारे जीन में जाके, हमारे जीनोम में जाके इनकॉर्पोरेट कर ले, ठीक है। लेकिन अब उस वायरस के पास हेल्दी जीन है, करेक्ट, समझ में आया, ठीक है। तो कुछ ये सब थेरेपी हम लोग स्टेम सेल्स के हेल्प से भी करते हैं, कुछ बोन मैरो भी वही एक मेथड ही हो गया, बोन मैरो, स्टेम सेल्स, इन सारे मेथडोलॉजी को यूज करके भी हम इम्यून सिस्टम को करते हैं, इनहेंस करते हैं। जस्ट सपोज सिकल सेल एनीमिया, वो भी आपकी डिजीज थी, इस तरीके से आप प्लेटिंग कर लें, इंसर्ट कर लें, सारे आपको अच्छे हेल्दी, क्या क्या डिफॉल्टी है वहाँ पे बीटा ग्लोबुलिन जो चेन है वो डिफॉल्ट प्रोड्यूस हो रही थी, आप उस डिफॉल्ट को ही खत्म कर दिए, जीन लेवल पे ही आपने खत्म कर दिया और फिर उसको ट्रांसप्लांट करा दिया, ठीक है, आपने स्टेम सेल में कर दिया, तो उसमें वो वहाँ पे ठीक हो जाएगा। आपने बोन मैरो में कर दिया, अगर किसी की बोन मैरो में कर दिया तो भी वो ठीक रहेगा, उस जनरेशन में वो क्योर हो जाएगा। क्लियर है बेटा? तो ये सारा मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस वाले पोर्शन में मैं बताऊंगी, स्टेम सेल थेरेपी, जीन थेरेपी क्या होता है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, थोड़ा थोड़ा वहाँ हम लोग ग्लिम्स देख लेंगे। नाउ जीन थेरेपी हम लोग देखते हैं। इफ अ पर्सन इज बोर्न विद अ हेरिडिटरी डिजीज, कैन अ करेक्टिव थेरेपी बी टेकन फॉर सच अ डिजीज? जीन थेरेपी इज एन अटेम्प्ट टू डू दिस, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर ही यही है, जीन थेरेपी। जीन थेरेपी इज अ कलेक्शन ऑफ मेथड्स दैट अलाउज करेक्शन ऑफ अ जीन डिफेक्ट दैट हैज बीन डायग्नोस्ड इन अ चाइल्ड और एम्ब्रियो। क्लियर? तो अब आपको ये क्वेश्चन बन जाएगा बेटा, कहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसको। Here genes are inserted into a person's cells and tissues to treat a disease. Correction of a genetic defect involves delivery of a normal gene into the individual or embryo, important point है, to take over the function of and compensate for the non-functional gene, ठीक है। जो जीन म्यूटेटेड है, जो जीन का फंक्शन चेंज हो गया है, या जो जीन कभी कभी हमने देखा है कि इस तरीके का भी हो रहा है कि उससे ऐसे प्रोटीन्स फॉर्म हो जा रही है जो फंक्शनल प्रोटीन नहीं है, ठीक है। तो उसने क्या कर दिया, उस जीन को म्यूटेशन की वजह से नॉन फंक्शनल में कन्वर्ट कर दिया,
ठीक है। तो अब एक इंडिविजुअल पूरा ऑर्गेनोजेनेसिस के बाद फॉर्म हो चुका है, तो वहाँ पे आप इंडिविजुअल लेवल पे करोगे, नहीं फॉर्म हुआ है तो उसको आप एम्ब्रियोनिक लेवल पे करोगे। क्लियर? द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज गिवन इन 1990। क्वेश्चन है बेटा, ये डेटा है आपके एनसीईआरटी का, तो ये आपका एमसीक्यू बन जाएगा। अ 4-year old गर्ल विद एडेनोसाइन डीअमीनेज डेफिशिएंसी, अब ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एडीए डेफिशिएंसी, एडीए डेफिशिएंसी से ही एससीआईडी कॉज होता है। क्लियर? ये डेफिशिएंसी क्या है उसको भी समझेंगे अभी हम लोग। दिस एंजाइम इज क्रूशियल फॉर द इम्यून सिस्टम टू फंक्शन। द डिसऑर्डर इज कॉज्ड ड्यू टू द डिलीशन ऑफ द जीन फॉर एडेनोसाइन डीअमीनेज। In some children, ADA deficiency can be cured by bone marrow. ये सारे क्वेश्चन बनेंगे बेटा, अंडरलाइन कर लेना एनसीईआरटी में। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, इन अदर्स इट कैन बी ट्रीटेड बाय एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। आप देखो, आप ये जो एंजाइम की डेफिशिएंसी हो रही है, इस एंजाइम को ही आप सप्लाई देते रहो तो भी ये क्योर हो सकता है, ठीक। इन विच फंक्शनल एडीए जीन इज गिवन टू द पेशेंट बाय इंजेक्शन। बट आप ये समझो कि इसकी इसकी अमाउंट और इसका रिपीटेशन बहुत हाई होगी। क्लियर? अगर हम जीन क्योर कर दे रहे हैं तो वो चीज़ हमारे बॉडी में नेचुरली फॉर्म होने लगेगी, और हम बाहर से सप्लाई दे रहे हैं तो हमें जस्ट बार बार उसी इंजेक्शन को लेना पड़ेगा। बट द प्रॉब्लम विद बोथ ऑफ दीज अप्रोचेस दैट दे आर नॉट कम्प्लीटली क्यूरेटिव। ये अप्रोच यूज की गई लेकिन दे आर नॉट कम्प्लीटली क्यूरेटिव, जस्ट बिकॉज ऑफ जो मैंने अभी बताया कि आपका बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन हो या आपका रिप्लेसमेंट थेरेपी, आप एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट हो, इसको आपको टाइम टू टाइम रिपीट कराना पड़ेगा। क्लियर? और जितनी बार आप ऐसे ट्रीटमेंट के पास जाते हो या कुछ भी जाते हो, इनके लिए आपको केमोथेरेपी वगैरह भी यूज करना पड़ता है, और इन सब चीज़ों के बहुत साइड इफेक्ट होते हैं, ठीक। As a first step towards gene therapy, lymphocytes from the blood of the patients are grown in a culture outside the body. हम लोग स्टेप को बाद में समझते हैं, पहले हम ये समझ लेते हैं कि एडीए करता क्या है, ठीक है। एडीए देखो, आप एडनोसाइन सबने सुन रखा है, एडनोसाइन एडीए से ट्रांसफर्ड होगा, आइनोसिन में कन्वर्ट हो जाएगा। एडीए के प्रेजेंस की वजह से एडेनोसिन, जो आप बार बार डीएनए में भी आप सुनते हो, वो आइनोसिन में कन्वर्ट हो जाता है। और एडेनोसिन मल्टीपल फंक्शन में, जिसमें आपके सेल सिग्नलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जब बनता है, एटीपी वगैरह बनता है, एडीपी बनता है, हर जगह आपको पता है एडेनोसिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसकी प्रॉपर मेटाबॉलिक पाथवे नहीं चलेगा तो ये कई चीज़ों को डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। इसका भी पूरा एक बड़ा जाइंट नेटवर्क है। अगर हम आपको सिर्फ एक डिजीज नेटवर्क दिखाएं ना कि कितना एडेनोसिन से अफेक्ट होता है, तो इस पेज पे इतने नाम आएंगे डिजीज के कि आप उसको पढ़ नहीं सकते। उसको पढ़ने के लिए हमें पर्टिकुलर पोर्शन में ऐसे सेलेक्ट करोगे तो इसको जूम करोगे, इधर जूम करोगे, इधर जूम करोगे, तब हम लोग पूरा नेटवर्क देख पाते हैं। नाउ द पॉइंट इज, एडेनोसिन आइनोसिन में कॉमन प्रोसेस में मेटाबॉलिक पाथवे में कन्वर्ट हो रहा है, और वो रेगुलेट करता है डीएनए रिपेयर, डीएनए सिंथेसिस, प्रोटीन फॉर्मेशन एंड सेल सिग्नलिंग की प्रोसेस को। अगर ये प्रोसेस नहीं हो पा रही है, एडीए प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, तो ये कन्वर्जन नहीं होगा। एंड किसी भी कन्वर्जन के बिना अगर कोई बॉडी में एक्यूमुलेट कर रहा है, ठीक है, जैसे कीटोन बॉडी में एक्यूमुलेट होता है तो कीटोनूरिया हो जाता है, उसी तरीके से एडेनोसिन अगर एक्यूमुलेट हो रहा है तो वो टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये टॉक्सिन में कन्वर्ट होने के बाद इसकी एक्टिविटी इनहिबिशन ऑफ डीएनए सिंथेसिस एंड रिपेयर में हो जाती है। एंड एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस इज प्रोग्राम्ड सेल डेथ, नोट कर लेना इसको, ठीक है। सेल अपने आप ही प्रोग्राम कर लेंगी और अपने आप अपना खत्म होने लगेंगी, ठीक है। तो दीज ऑल आर वेरी हार्मफुल। क्लियर बेटा? तो जस्ट हम देख रहे हैं कि एडीए के अब्सेंस की वजह से हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम पे इफेक्ट पड़ गया, ठीक है। तो हमें ये जीन थेरेपी से हमें क्योर करना पड़ेगा कि हमारे बॉडी में एडीए एडेनोसाइन जी अमीनेज की सिंथेसिस प्रॉपर हो जाए। क्लियर है बेटा? ठीक है, ओवर हो रहा है लेक्चर, आप इसको रीज्वाइन कर लो, फिर हम लोग इसके मेथड्स देखते हैं।